Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about chapter number 13 light, sound and force. ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 13 के बारे में स्टडी कर लेते हैं. बाकी सारे चैप्टर तो आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि हम कंप्लीट कर चुके हैं. ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा. ठीक है, तो लाइट क्या होती है तो आप नॉर्मली जानते ही हो. ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में जो है हम इन सब वर्ड्स को यूज़ करते रहते हैं. तो ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार कि साइंटिफिक लैंग्वेज में लाइट क्या होती है, उसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे और क्या क्या उसके अंदर प्रोसीजर होंगे या क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके बारे में. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. ठीक है, यानी आपको सबको पता है कि अर्थ पर सबसे इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल जो सोर्स है लाइट का वो कौन है, सन है, क्योंकि सन से लाइट मिलती है. व्हेन द सन राइजेस इट इज डे एंड व्हेन द सन सेट इट इज नाइट. यानी जब सूरज उगता है, ठीक है, सनराइज होता है तो दिन का टाइम होता है और सनसेट होता है तो रात का टाइम होता है. ठीक है, लाइट हम लाइट के बारे में देखते हैं. अब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी लाइट एक ऐसा हम बोल सकते हैं ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. और ये क्या होता है, एक टाइप होता है किसका, एनर्जी का. ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. उसी वजह से हम किसको देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. अगर उसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगी तो हम उसको देखने में मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं होगा. दी सन, बल्ब, ट्यूबलाइट एंड कैंडल गिव आउट लाइट. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि हमें क्या देते हैं, लाइट देते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या देते हैं, लाइट देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. उसके बाद में देखेंगे, मतलब समझ में आ गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे. दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो नॉन एज द सोर्स ऑफ लाइट. और इन्हीं ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि इन्हीं ऑब्जेक्ट की वजह से हम क्या देख पाते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, यानी कोई भी चीज़ हमें विजिबल हो पाती है. द सन इज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट. सन जो है वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है क्योंकि नेचर के थ्रू मिला हुआ है, हमने नहीं बनाया उसको. सो इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. द बल्ब, ट्यूबलाइट एंड कैंडल आर मेन मेड ऑब्जेक्ट्स. यानी सन जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गया और बाकी जो चीज़ें जो कि इंसान के थ्रू बनाई गई है जिनकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, विजिबल हो पाते हैं ऑब्जेक्ट्स हमें, उनको क्या बोला जाता है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. जैसे एग्जांपल में आप ट्यूबलाइट, बल्ब, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. ठीक है, द ट्विंकलिंग स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई आर ऑल्सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, चमकते हुए सितारे या स्टार्स की बात करें हम तो वो भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. द सन इज ऑल्सो ए स्टार. सन भी क्या है, एक स्टार है. ठीक है, ये हम प्लैनेट्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सन जो है वो भी स्टार के अंदर कंसिडर किया जाता है. The objects such as trees, chair, books that do not give out light are known as non-luminous object. यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट नहीं देंगे उनको क्या बोला जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अच्छा, नॉन वर्ड जिस भी वर्ड के साथ में आगे जुड़ेगा वो नेगेटिव सेंस देगा हमेशा. तो हमने फर्स्ट टाइप का क्या पढ़ा था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसके जस्ट बाद में हम पढ़ रहे हैं नॉन ल्यूमिनस. यानी ल्यूमिनस से जस्ट अपोजिट कंडीशंस रखने वाले, अपोजिट कैरेक्टर रखने वाले जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे. वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फॉल ऑन देम. यानी हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब उसके ऊपर लाइट गिरती है, या हम बोल सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में ही हम उनको देख सकते हैं. पाथ ऑफ लाइट. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं डायग्राम के थ्रू, आप देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है और कौन से नॉन ल्यूमिनस है. पाथ ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो अच्छा, आपने देखा होगा नदी जो है उसके अंदर पानी बहता है. ठीक है, रिवर के अंदर, तो रिवर के अंदर वाटर जब बहता है तो पानी बहने के टाइम पे आपने देखा होगा वो हमेशा सीधी एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमता, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में. ऐसा होता है क्या, आपने देखा होगा जिस डायरेक्शन में रिवर जो मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वाटर उसके साथ मूव करना शुरू कर देता है. लेकिन लाइट के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती. लाइट हमेशा क्या करती है कि स्ट्रेट पाथ में ही मूव कर सकती है. यानी अगर कर्व पाथ उसको दे दिया जाए तो लाइट का मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, हम ये बोल सकते हैं. द लाइट डज नॉट बेंड थ्रू द कर्व पाथ. we won't see any light at the other end of the tube. It is because light travel in a straight path unlike water in a river. ठीक है, यानी हम क्या कह रहे थे कि रिवर के साथ में हमने कंडीशन क्या रखी थी कि रिवर अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है तो वाटर भी इसी के साथ इसी की डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा. लेकिन हम लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में हमने क्या कर दिया, एक इस तरीके का एक ट्यूब ले लिया. ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रख दिया. सपोज हमने यहाँ पे कैंडल रख दी. ठीक है, अब कैंडल को रखने के बाद में यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखना शुरू करेंगे तो हमें लाइट नहीं दिखाई देगी. क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है. ठीक है,
यहाँ से लाइट अगर आ रही है तो वो यहाँ तक ही आ पाएगी, सिर्फ इस प्लेस तक आ पाएगी। उसके बाद ये कर्व जो एरिया है वहाँ पर वो थ्रू मतलब वहाँ से वो पास नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इस तरीके की ट्यूब की जगह इस तरीके का ट्यूब लें और फिर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, कैंडल रख दें, तो हम देखेंगे कि लाइट हमें दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि लाइट हमेशा कौन से पाथ में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। सेम एग्जांपल आपकी एक्टिविटी 1 में भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी उसमें एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। शेडो की अगर हम बात करें तो शेडो क्या होती है, शेडो को हिंदी में बोलते हैं परछाई, ठीक है। यानी आपने देखा है जब आप दिन के टाइम पे बाहर निकलते हो और मॉर्निंग के टाइम पे या जब भी आप देखते हो तो आपके पीछे एक शेडो दिखाई देती है आपको। क्यों दिखाई देती है वो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ठीक है। अगर उस स्ट्रेट पाथ में आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि उस स्ट्रेट पाथ के बीच में एक रुकावट का काम कर रहा है, ठीक है, उस पाथ को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, तो फिर शेडो बनती है, ठीक है। अब बुक में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड अ डार्क पैच ऑन द ग्राउंड वाइल वॉकिंग आउटसाइड ऑन द सनी डे और अंडर अ स्ट्रीट लाइट, ठीक है। जब स्ट्रीट लाइट के नीचे जब आप खड़े होते हो या फिर जब बहुत ज़्यादा मतलब सनलाइट होती है, दोपहर का टाइम होता है, तब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको शेडो दिखाई देती है। इट इज़ दिस डार्क पैच इज कॉल्ड शेडो, और इसी डार्क पैच को क्या बोला जाता है, शेडो बोला जाता है। इट इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। ये कब बनती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट के पाथ को डिस्टर्ब कर रहा होता है या ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। आउटर शेडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, यानी बाहर घर के बाहर बनने वाली जो शेडोज होंगी, यानी सनी डे में जो शेडो बनेंगी वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, ठीक है। दे आर शॉर्टेस्ट एट नून, यानी नून के टाइम पे छोटी होंगी, यानी मॉर्निंग और इवनिंग के कंपैरिजन में नून के टाइम पे जो शेडो बनेगी वो छोटी बनेगी, ठीक है। द कलर ऑफ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है, शेडो का कलर हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। अब आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप खुद घर पर करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे आपने सुना होगा कभी जनरल अपनी डेली लाइफ में इस वर्ड को, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ होती है उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। जैसे हम बात करते हैं, विंडो पेन्स आर मोस्टली मेड ऑफ क्लियर ग्लास, यानी विंडो पेन्स आपने देखे, ठीक है, खिड़की का जो कांच होता है एक तरीके से हम बोले तो वो क्या होता है, हमेशा प्लेन ग्लास से बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है? When the sunlight falls on them, they allow it to pass through them, क्योंकि अगर मतलब हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। चलो ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले विंडो पेन्स के बारे में बात कर रहे थे हम। प्लेन ग्लास से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि सनलाइट जब उसके ऊपर पड़े तो वो अंदर आ सके, किसके अंदर, जहाँ भी वो विंडो पेन लगा हुआ है। दी ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास हो सकती है, यानी लाइट निकल सकती है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो, क्लियर वाटर एंड ग्लास आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लियर ग्लास, ठीक है, यानी एक बिल्कुल हम बोल सकते हैं वाइट कलर का ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, प्लेन बिल्कुल। और वाटर जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। यानी ट्रांसपेरेंट ऐसे होंगे जिसमें से क्या होगा, लाइट आराम से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे इससे, यानी द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास नहीं होगी। ब्रिक, वुड, कार्डबोर्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे ब्रिक्स हो सकती है, कार्डबोर्ड हो सकता है, लकड़ी, वुड हो सकती है, ठीक है। वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे क्या हो रहा है वो हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट वहाँ से पास नहीं हो रही है, लाइट पास नहीं होगी तो हमें ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, यानी उनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो क्या बना लेते हैं, शेडो बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, साउंड की। अच्छा, साउंड तो सबने सबको ही पता है, हर चीज़ जो भी आपके आसपास दिखाई देती है साउंड को प्रोड्यूस करती है। कुछ साउंड जो है वो अच्छा होता है, सॉफ्ट म्यूजिक हो सकता है, जैसे जो कि हमें मतलब सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, एक अच्छा फील देता है। और कुछ साउंड क्या होते हैं, इस तरीके के साउंड होते हैं जिनकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि साउंड जो है उसमें क्या है। साउंड, वी हियर वेरियस काइंड ऑफ साउंड्स, अलग अलग टाइप के साउंड सुनते हो आप। जैसे हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बार्क ऑफ अ डॉग, द म्यू ऑफ कैट, द चिप ऑफ अ बर्ड, ठीक है, रिंगिंग ऑफ द स्कूल बेल। वी ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, हम खुद भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम बोलते हैं या हम सिंगिंग करते हैं। अ साउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स,
साउंड को क्लासीफाइड किया जा सकता है, यानी उसके टाइप्स बताए जा सकते हैं। तो सॉफ्ट हो सकता है, लाउड हो सकता है, प्लीजेंट हो सकता है और अनप्लीजेंट हो सकता है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट सच एज साउंड ऑफ वाटर ड्रिपिंग, यानी पानी के गिरने की आवाज़ होती है, वो सॉफ्ट साउंड में कंसीडर की जाती है। फ्रॉम अ टैप और साउंड ऑफ अ गिटार, ठीक है, गिटार का भी साउंड जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट साउंड होता है। सम साउंड्स आर लाउड सच एज द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल, कुछ साउंड जो है वो लाउड होता है, तेज आवाज़ में आता है, जैसे स्कूल बेल की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर सच एज सॉफ्ट म्यूजिक, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छे, ठीक है, जो शांति देते हैं सुनने के बाद, जैसे म्यूजिक हो सकता है, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स हो सकता है, ठीक है। सम साउंड्स आर अनप्लीजेंट टू हियर, कुछ साउंड जो है वो अच्छे नहीं लगते सुनने में, ठीक है। जैसे हम बात करें हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज़ क्या अच्छी लगेगी, बार बार अगर उसी आवाज़ को रिपीट किया जाएगा या क्योंकि वो लाउड साउंड में एक तरीके से आता है, ठीक है, तो वो एक अनप्लीजेंट साउंड हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, फटाखों के फूटना, चलने के बाद में जो आवाज़ आती है तो वो आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अनप्लीजेंट साउंड्स आर मोस्टली लाउड, अनप्लीजेंट साउंड्स क्या होते हैं, हमेशा लाउड वॉल्यूम में होते हैं, ठीक है। नॉइस की अगर हम बात करें तो नॉइस क्या होती है, अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस का मतलब हिंदी में शोर बोलते हैं, ठीक है, तो वो अनप्लीजेंट साउंड होगा, लाउड वॉल्यूम में होगा, ठीक है। टू मच ऑफ नॉइस कैन ऑल्सो डैमेज आर ईयर्स, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वॉइस की वजह से हमारे ईयर्स भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ना, ज़्यादा साउंड के बिल्कुल पास में नहीं जाना चाहिए, यही रीज़न है। दस टू रिड्यूस नॉइस वी शुड, हम यानी अगर नॉइस को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ये तो सबको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से सॉफ्टली बात करना चाहिए, नहीं गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं और सामने वाले का दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी वॉइस सुन के, तो हमेशा क्या करना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट वॉल्यूम में, या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टली बात करनी चाहिए। नॉट लिसन रेडियो एंड टेलीविजन एट वेरी हाई वॉल्यूम, इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे टीवी भी नहीं चलाना चाहिए, ना कोई सॉन्ग सुनने चाहिए कि हमें तो अच्छा लग रहा है लेकिन सामने वाले को उस चीज़ से परेशानी हो रही है। अवॉइड टू मच ऑफ हॉन्किंग, यानी बिना मतलब के, यानी हम बोल सकते हैं अननेसेसरी तरीके से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए व्हीकल्स का। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, फोर्स के बारे में। what do you do to open a drawer of your table, ठीक है, अपने टेबल के ड्रॉर को ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको खींचते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को यानी पुश करोगे या पुल करोगे तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी, ठीक है। दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी आपने क्या किया, किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट, हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको, तो उसी को किसी क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। व्हाट कैन अ फोर्स डू, यानी फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। इट कैन मूव थिंग्स, ठीक है, चीज़ें मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो क्या होगा, उस चीज़ का हम प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो जगह थी उसको हमने चेंज कर दिया, किस वजह से चेंज हुई, वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से। इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रोका जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाया हुआ है, द फोर्स अप्लाइड बाय हैंड्स ऑफ अ गोलकीपर स्टॉप द मूविंग फुटबॉल, ठीक है, मूविंग फुटबॉल को स्टॉप करने के लिए क्या किया है, गोलकीपर ने अपने हैंड से उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स की वजह से क्या किया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ठीक, कैसे चेंज किया जा सकता है, द डायरेक्शन ऑफ अ फुटबॉल चेंज व्हेन अ बॉय किक इट विद हिज फुट, ठीक है, यानी जैसे फुटबॉल किसी भी एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, आपने अपने फुट के थ्रू उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी जिस भी डायरेक्शन में आप उसको मूव करवाना चाहते हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट देखेंगे, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज किया जा सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपने अपनी मम्मा को घर में आटा लगाते हुए देखा होगा, ठीक है, तो आटा लगाते टाइम क्या होता है कि उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है देखेंगे, अ शेप ऑफ डो चेंज व्हेन अ बॉय अप्लाई फोर्स ऑन इट, ठीक है, डो का मतलब वही हो गया, वो आटा लगाने के बाद में जो मटेरियल रेडी होता है उसी को बोला जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी शेप में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर इस तरीके से खत्म होता है और आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, आराम से आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स के बेस पे आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।